आपका जो है बी वाला है, गॉड डथ नॉट नीड, ये आपका आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स, ये आपका जो है आया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, जिसके कवि हैं जॉन मिल्टन। दूसरा है हुज पैसेस नॉट हिज मास्टर्स आर, ये आपका करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से है, इसके कवि हैं सर हेनरी वाटन। अगला क्वेश्चन आपका जो सेंट्रल आइडिया आया है एलिमेंट माई हेवन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला सिलेबस में नहीं है। और अलंकार में से आपको 3 के किसी एक का करना है, 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है। ये सभी वीडियो अलंकार की सेंट्रल आइडिया वगैरह आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, बाकी क्लास में लिखवाए गए हैं। अब देखिए सेक्शन बी पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली, तो इसमें सेड टू का आप क्या क्या करना है, आस्क्ड कर देना है। द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली, उसके बाद वाई कर दो, फिर यू का जो है आपको मी के अनुसार आई हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है, वाई आई हैड, ठीक है, कम एंड से जोड़ दो, ठीक है, उसके बाद जो है आई का फिर टीचर के अनुसार ही हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, नहीं सॉरी, एंड के बाद जो है आपको इफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप है ना, हैव आई नॉट टोल्ड, तो इफ़ कर दो, इफ़ कर दो, उसके बाद आई का ही कर दोगे, हैव का हैड कर दोगे, नॉट का नॉट ही रहेगा, टोल्ड और फिर यू की जगह मी कर देना, टोल्ड के बाद क्या कर दोगे, मी, तो एंड इफ़ ही हैड नॉट टोल्ड मी, क्लियर। उसके बाद जो है नेवर टू सी, योर की जो है माई कर दो, मी के अनुसार, फेस का फेस ही रहेगा, अगेन का अगेन ही रहेगा, क्लियर। तो फिर से एक बार सुन लो, द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली, वाई आई हैड कम, एंड इफ ही हैड नॉट टोल्ड मी नेवर टू सी माई फेस अगेन, क्लियर। अगला ही सेड थैंक यू, तो इसमें कुछ करना नहीं, ही थैंक्ड बस कर दो, उसने कहा धन्यवाद तो हो जाएगा ही थैंक्ड। अब हाँ ऑब्जेक्ट आप मी मानना चाहो तो मान लो, यू को बदल दो, ही थैंक्ड मी हो जाएगा, ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। जैसे कोई आपसे कहेगा थैंक यू तो दूसरे से आप क्या बताओगे, उसने मुझे धन्यवाद दिया, ही थैंक्ड मी, ठीक है, थैंक यू को थैंक्ड में बदला जाता है, अगर यू के नाते आप मी लगा सकते हो, नहीं तो ही थैंक्ड भी चल जाएगा, वैसे मी लिख देना बेटर पड़ेगा, क्लियर, ही थैंक्ड मी, क्योंकि यू को मी के अनुसार बदल दो। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी आप मी लिख सकते हो, क्योंकि मुझसे कहा तो मी ही होगा ऑब्जेक्ट, ही थैंक्ड मी बस। चलिए सिंपल सेंटेंस अगला देखते हैं हम बनाना है। ए टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए बुलक, द बुलक वाज 50। हाँ तो इसको आप कर दो बीइंग हंग्री कर दो, या ड्यू टू हंग्री भी कर सकते हो, क्लियर। पार्टिसिपल बना बीइंग हंग्री, तो अब यहाँ वाज की जगह बीइंग कर दो, हंग्री कर दो, ही की जगह आप ए टाइगर कर दो, क्या कर दोगे, ही की जगह ए टाइगर कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, किल्ड ए के बाद यहाँ अगले वाक्य से हेफ्टी लाके एक जगह कर दो, ठीक है, ये द बुलक वाज काट दो, तो हो जाएगा बीइंग हंग्री कामा ए टाइगर किल्ड ए हेफ्टी बुलक, एक टाइगर कर दो या द टाइगर भी आप कर सकते हो, बाद में लिखोगे तो, क्लियर। बीइंग हंग्री कामा द टाइगर, ठीक है, किल्ड ए हेफ्टी बुलक, हेफ्टी मतलब भारी भरकम, क्लियर, हट्टा कट्टा। फिर से इसको सुन लो, देखिए ए टाइगर वाज हंग्री में से पहली बात तो पार्टिसिपल्स बनाओगे सब्जेक्ट देना नहीं रहता, इज एम आर वाज वर्क को बीइंग में कर देना है, तो इसलिए बीइंग कर दो, बीइंग हंग्री कर दो, क्लियर। उसके बाद हंग्री के बाद कामा लगा दो अगला सब्जेक्ट लिखने से पहले। फिर ये जो ही है, ही को आपको नहीं लिखना है, ही की जगह पहली बार नाउन लिखा जाता है, इसलिए आप यहाँ ए टाइगर कर दो, बीइंग हंग्री कामा ए टाइगर किल्ड ए, ठीक, ए टाइगर लिख दो या द टाइगर भी कर सकती हो, ठीक ना। उसके बाद जो है ये हेफ्टी जो है एडजेक्टिव है, बुलक की विशेषता बतला रहा है, इसलिए उस हेफ्टी को उस वाक्य से लाके बुलक से पहले कर दो, तो हो जाएगा बीइंग हंग्री कामा ए टाइगर या द टाइगर किल्ड ए हेफ्टी बुलक,
अर्थ हो जाएगा भूखा होने के नाते टाइगर ने जो है भारी भरकम सांड को मार दिया। बुलेट मीन्स सांड या बैल। क्लियर? चलिए आगे। ही रैन सो क्विकली दैट लगा के जोड़ दो और कुछ करना वरना नहीं है इसमें। वह इतना तेज दौड़ा कि वह अपने पिता को ओवरटेक कर दिया। तो यहाँ ही सोन में या छोटे से कर देना दैट के बाद, बस और कुछ नहीं करना। ठीक ना? सो के साथ दैट आएगा, ठीक अंग्रेजी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। नो सूनर आई इंटर द रूम देन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग मी। तो अफर्मेटिव बनाना है तो सीधे सी बात है, नो सूनर हटा के आप एज सुन एज कर दो। क्या कर दोगे? एज सुन एज। उसके बाद कामा हटा दो यहाँ, एज सुन एज आई इंटर द रूम। रूम के बाद कामा कर दो, देन हटा दो, बस आगे सब कुछ वही रहेगा। एज सुन एज आई इंटर द रूम, ज्यों ही मैं कमरे में प्रवेश किया, ही स्टार्टेड रिब्यूकिंग मी, वह मुझे डांटना शुरू कर दिए। क्लियर? अफर्मेटिव हो गया, अर्थ भी वही रह गया। ठीक? नो सूनर साथ देन आता है, आप एज सुन एज साथ देन नहीं लगाते हो। क्लियर? कौन? नो सूनर आई, अर्थ देख लो, नो सूनर आई इंटर द रूम माने ज्यों ही मैं कमरे में प्रवेश किया, देन ही स्टार्टेड रिब्यूकिंग मी, त्यों ही वह मुझे डांटना शुरू कर दिए। ये इसको ऐसे कि एज सुन एज माने ज्यों ही होता है, एज सुन एज आई इंटर द रूम, कामा त्यों ही के लिए तब कामा लगता है, देन हट जाता है, बाकी वही अर्थ रहेगा। क्लियर? चलिए आगे। ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, वह अपने पिता से उसे क्षमा करने की भीख मांगा या प्रार्थना किया। तो इसमें करना क्या है? पास्ट टू वॉइस बनाना है। तो पहले आप हिज फादर को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, हिज फादर। उसके बाद कर दो वाज बेग्ड, वाज बेग्ड, उसके पिता से रिक्वेस्ट किया गया था। टू फॉरगिव हिम कर दो, बस टू फॉरगिव हिम, यही इतना लिखा जाएगा, ये बाय हिम नहीं लिखा जाएगा। जैसे ही बेग्ड हिज फादर के बाद टू से जोड़ा गया है ना, तो ये आपका इनडायरेक्ट इस स्पीच में है। क्लियर? तो इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, बेग्ड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, इसके बाद बेग्ड को वाज बेग्ड में कर दिया गया, बस उसके बाद बाय हिम नहीं लिखा जाता है, टू से अगला क्लास जो है धीरे सीधे से जोड़ दिया जाता है। हिज फादर वाज बेग्ड टू फॉरगिव, मतलब वह अपने पिता से अपने को क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया। तो पैसिव वॉइस हम ये कहेंगे हिज फादर वाज बेग्ड टू फॉरगिव, उसके पिता से उसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया गया था। समझ गए ना? चलिए आगे, आप करेक्ट देख करिए अब। सिंटैक्स, 2 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर? उसके बाद देखिए इसमें होता क्या है, 2 miles के साथ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। क्यों? देखिए क्या है, समय, रकम, दूरी बताने के लिए एक वचन की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक्सीलेंट का रूल है। क्लियर? तो यहाँ 2 मील जो है इकट्ठा दूरी बताया जा रहा है कि यूनिट बताया जा रहा है कि 2 मील की दूरी। क्लियर? 2 मील की दूरी, तो इसको आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। 2 मील हो चाहे 10 मील हो, लेकिन इज ही लगेगा। क्लियर? क्योंकि दूरी बता रहे हो तो इज लगेगा। अगला, ही रिटर्न बैक, तो सीधी सी बात है क्या, बैक नहीं लिखा जाएगा बस, क्योंकि रिटर्न माने वापस आना होता है, तो वापस की अंग्रेजी बैक लिखना बेवकूफ़ी है। क्लियर? क्योंकि बैक जब रिटर्न में है वापस आना, कम होता तो बैक तो सही था, केम बैक, लेकिन रिटर्न साथ बैक लगा तो सुपरफ्लुअस एरर जिसको कहते हैं, मोर देन नेसेसरी, जरूरत से ज़्यादा लिख देना कहते हैं। क्लियर? तो बैक हटाओ, बाकी करेक्ट। अगला, द न्यूज इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू, तो मतलब समाचार इतना सही है कि वह सत्य नहीं हो सकता है। तो सीधी सी बात है, वेरी नहीं रहेगा, TOO रहेगा, टू गुड टू बी ट्रू। स्ट्रक्चर आपका क्या, एडजेक्टिव पहले, बाद में अगर 2 + फर्स्ट फॉर्म आता है तो पहले TOO आता है। क्लियर? रिमूव टू वाला रूल पढ़े हो ना, नकारात्मक अर्थ बताने के लिए। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, समाचार इतना अच्छा है कि यह सही नहीं हो सकता है। क्लियर? बेरी नहीं लगेगा, TOO + फर्स्ट फॉर्म के उसके पहले अगर एडजेक्टिव है तो, ठीक ना, बेरी ना हटा के, बेरी ना लग के TOO लगेगा। समझ गया ना? TOO का स्ट्रक्चर जानते हो ना, तब TOO आता है एडजेक्टिव, तब 2 + फर्स्ट फॉर्म आता है, ना कि बेरी के बाद आता है। ठीक,
नेगेटिव सेंस। हाँ, इसमें बिल्कुल नकारात्मक सेंस है। समाचार इतना सही है कि मतलब इतना अच्छा है कि वह सही नहीं हो सकता है, कहने मतलब सही होने के लिए उतना अच्छा जितना नहीं हो सकता। टू गुड टू बी ट्रू, स्ट्रक्चर वही जान लो। जैसे मतलब कोई बहुत बढ़िया समाचार आपको दे दें कि वो तो अच्छा ही नहीं रहेगा। क्लियर कि ठीक। अगला स्ट्रक्चर, ग्रामर हमेशा स्ट्रक्चर पे मतलब बात करता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा जाता है। तो स्ट्रक्चर ये हमारा कर रहा है, TOO यहाँ रहेगा। क्लियर, हमेशा अर्थ के पीछे नहीं जाना पड़ता है, स्ट्रक्चर जो कहेगा वही हम मानेंगे। ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। क्लियर, तो सीधी सी बात है, यहाँ इंटरेस्टेड आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल के पहले आपको वेरी और मच का प्रयोग जो बताया गया एडवर्ब वाले चैप्टर में सिंटैक्स में, उसमें यही बताया गया कि यहाँ मच लगेगा। क्या लगेगा? मच, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल के साथ वेरी नहीं लगता, मच लगता। बेरू माने बहुत, मचो माने बहुत। तो ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, उसकी खेल में बहुत रुचि है। क्लियर। अगला, वहीं अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है, ING वगैरह रहता है तो हम क्या करते हैं, लगा देते हैं वेरी। ठीक है ना, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग वगैरह हो, इंटरेस्टिंग होता तो वेरी सही था, लेकिन इंटरेस्टेड साथ मच लगेगा। क्लियर, इतना जान लो। अगर इंटरेस्टिंग रहेगा तो वेरी सही। आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग, तो क्या गलती है? तो कभी भी लास्ट आ जाएगा, एगो आ जाएगा, नेम ऑफ ईयर आ जाएगा, सन का नाम, तो हमेशा आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। तो आई रोट हो जाएगा, आई रोट दिस लेटर लास्ट, मैं पिछली शाम को इस पत्र को लिखा। तो पिछली शाम बीती बात है, पास्ट की बात है, तो कहाँ प्रेजेंट में लिखा गया? हैव रिटन नहीं लिखा जाएगा। क्लियर, हैड नहीं रहेगा, सेकंड फॉर्म रहेगा। लास्ट आएगा, एगो आएगा, नेम ऑफ ईयर, तो आपको लगाना है सन का नाम। जैसे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो इसमें इंडिया बिकेम फ्री। पास्ट इंडेफिनिट में ही डाइड लास्ट नाइट, पिछली रात को मरा। ही केम, एगो पहले आया। ऐसे सेंटेंस जो है ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। क्लियर, ये भी आपको वर्ब वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, एक्सीलेंट में ये रूल। आप लोग दोहराया करिए। सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, सूर्य हमें जीवन और प्रकाश देता है। तो सीधी सी बात है, गलती क्या है? सूर्य के पहले तो हमेशा द लगता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश ये सब पढ़े नहीं हो, द लगता है, तो द लगा दो सन के पहले, और कुछ इसमें गलती उलती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मुहावरे, स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक ऑफ माने होता है काट देना। क्या होता है? काट देना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉलेज में फीस नहीं दोगे तो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। क्लियर, स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या होता है? काट देना। जैसे आप कॉलेज में इफ़ यू डू, सेंटेंस है, इफ़ यू डू नॉट पे योर फी, ठीक है, इन कॉलेज योर नेम विल बी स्ट्राइक्ड ऑफ, तो आपका नाम काट दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब इसकी ट्रिक क्या होगी याद करने की? स्ट्राइक ऑफ, ऑफ माने क्या? बंद, स्ट्राइक माने हड़ताल होता है। क्लियर, तो मतलब कि अगर किसी को कोई सुविधा अगर बंद कर दी जाती है तो वो लोग क्या करने लगते हैं? स्ट्राइक कर लेते हैं। क्लियर, ठीक। अगर सुविधा को काट दिया जाता है तो लोग क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। क्लियर, अगर जो है सुविधा को फिर चालू कर दिया जाता है तो वो स्ट्राइक को क्या कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं। क्लियर, इस तरह से कनेक्शन कर सकते हो कि काट देने के नाते जो है, कोई सुविधा काट देने के नाते या हटा देने के नाते। स्ट्राइक आप माने काट देना या हटा देना भी दूसरी हिंदी होती है। क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। आपका नाम रजिस्टर से स्कूल में हटा दिया जाएगा या काट दिया जाएगा। क्लियर, इस तरह से हटा देना, हटा देना भी इसकी दूसरी हिंदी होती है, लिख लो। अब ऐसे जान लो कि ऐसे ट्रिक हटा देने के हिसाब से क्या ट्रिक होगी? स्ट्राइक माने हड़ताल, हड़ताल कर रहे हैं तो हड़ताल को सब लोग ऑफ कर दिए, मतलब हड़ताल किए किसी काम के लिए। कि आप सुनते हैं कि किसान नेता लोग हड़ताल पर हैं, तो मतलब सरकार अगर आपकी उनकी मांग को पूरा कर दी तो स्ट्राइक को ऑफ कर दिए, यानी कि हम अपना जो है क्या कर देंगे? हटा देंगे। क्लियर, जो भी मतलब कि इसी ट्रैक्टर ले जाके हड़ताल किए, सुने आप, तो अपना ट्रैक्टर जो है वहाँ से हटा लिए, जान लिए स्ट्राइक को ऑफ कर दिए, यानी अपना क्या किए? सारा दारो मदार क्या कर लिए? वहाँ से हटा लिए। क्लियर, जो भी सामान ले जाके वहाँ हड़ताल किए हैं उस सबको क्या किए? हटा दिए। क्लियर, इस तरह से स्ट्राइक को ऑफ कर लिए, यानी कि अपना हटा लिए। ठीक है, उस रास्ते को जो है काट दिए, मतलब जहाँ पर हैं। चलिए देखिए आगे, हटा दिए। ए ब्लैक शीप माने क्या होता है? आप मतलब कि अवांछनीय व्यक्ति, ठीक है, कुल कलंक जिसको कहते हैं। क्लियर, मतलब अपने मन का करे, कुल कलंक या अवांछनीय व्यक्ति, मतलब अपने मन का करने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल टॉम राम जी आप पढ़े थे 11 में, तो वो टॉम ब्लैक शीप था। ठीक है,
तो अब देखिए ब्लैक शीप माने अवांछनीय व्यक्ति, मतलब अपने हिसाब से अच्छा काम ना करना। अब इसमें काली भेड़ इसका शाब्दिक अर्थ हो रहा है, तो ट्रिक बना सकते हो। काली भेड़, अगर मतलब काली भेड़ है तो भेड़ क्या है, उसको कहोगे चलो इधर चलो तो नहीं जाएगी। अगर एक भेड़ जिस साइड में जाएगी उसी साइड में सभी भेड़ें जाने लगती है, मतलब अपने मन का वो कर देती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीट अबाउट द बुश माने होता है घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। इसमें तो हम आपको स्टोरी बताए थे, बीट माने पीटना होता है, बुश माने झाड़ी। तो मतलब कुछ लोग थे वो झाड़ी को काट रहे थे, जब मालिक आता था देखने के लिए तो मतलब घुमा फिरा के वो बात करने लगते थे। काट नहीं रहे थे, जब पूछता क्या कर रहे हो तो झाड़ी को पीटने लगते थे। दूर से दिखाई पड़े हाँ काट रहे हैं, तो घुमा फिरा कर बात करने लगते थे। तो यहाँ बेगर डिस्क्रिप्शन माने क्या होता है, अवर्णनीय, वर्णन से बाहर ना। एक्सीलेंट में आपको मिल जाएगा इसका मीनिंग, अवर्णनीय या वर्णन से बाहर। तो इस तरह से इसका क्या ट्रिक होगा। बेगर माने क्या होता है, भिखारी होता है। डिस्क्रिप्शन माने वर्णन। क्लियर। तो भिखारी वर्णन का मतलब क्या है, मतलब वर्णन से बाहर, मतलब वर्णन करने में ही आप भिखारी हैं, मतलब वर्णन ही नहीं कर पा रहे हो, यानी वर्णन से बाहर है। क्लियर। मतलब ठीक है, अगर भिखारी को कह दोगे कि चलो वर्णन करो लग्जरियस कार से कैसे चल सकते हैं, कैसे कैसे कितना हिसाब से हम शान शौकत से रह सकते हैं, तो कहेगा भैया वर्णन से बाहर है, हम भिखारी हैं, डिस्क्रिप्शन हमको नहीं आता है, क्योंकि अब उतना तक पहुँच नहीं सकते हैं, किसी तरह गुजारा अपना कर लें। तो भिखारी का वर्णन जो है वर्णन से बाहर है। अब देखिए फूल्स पैराडाइज माने क्या होता है, काल्पनिक स्वर्ग या ठीक है। मूर्ख का स्वर्ग मतलब क्या, काल्पनिक भावना, काल्पनिक भावना, इमेजिनरी फीलिंग। क्लियर। मूर्ख का स्वर्ग मतलब क्या, काल्पनिक भावना। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब जैसे आप पैराडाइज माने स्वर्ग होता है, आप कुछ ना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हमको बढ़िया से नौकरी मिल जाए, तो हम अगर नौकरी मिल गई तो जान लीजिए स्वर्ग मिल गया, क्योंकि स्वर्ग मतलब सुखमय हो जाएगा लाइफ। क्लियर। जीवन। आप पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हो, मूर्खों की तरह स्वर्ग में जाने का स्वप्न देख रहे हो, तो यानी काल्पनिक भावना में जी रहे हो ना। क्लियर। अच्छा कर्म भी नहीं कर रहे हो तब भी अगर आप नौकरी छोड़ दी, अच्छा कर्म करोगे तभी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो आप अच्छा कर्म भी नहीं कर रहे हो फिर भी स्वर्ग का सपना देख रहे हो। क्लियर। कि हम स्वर्ग में ही जाएं, तो यानी आप मूर्ख की, ठीक है, मूर्ख का स्वर्ग, तो मूर्ख की अभिलाषा या काल्पनिक भावना होती। क्लियर। चलिए आगे। अब देखते हैं एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हमारा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक माने घरेलू, तो वाइल्ड माने जंगली, WILD, वाइल्ड माने जंगली हो जाएगा जो घरेलू ना हो। रिवील माने प्रकट करना, हाइड बिल्कुल कर सकते हो, हाइड माने छिपाना, कांसील भी कर सकते हो, CONCEAL। क्लियर। अब देखिए आइडेंटिटी लोग हाइड कर देते हैं ना फेसबुक पे, तो हाइड कर मतलब छिपा देते हैं, रिवील कर देते हैं प्रकट। इकोनॉमिकल माने मित व्ययी, मित व्ययी जो मतलब कम खर्च करे, उसको हम क्या कहेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट माने खर्चवा, जो ज़्यादा स्पेंड करें, ठीक है ना। या प्राडिगल कह सकते हैं, PRODIGAL, प्राडिगल माने भी खर्चवा। स्पेंड थ्रिफ्ट कह दो, THRIFT, या प्राडिगल कह दो। क्लियर। या एक्स्ट्रा वैगेंट शब्द है, क्या शब्द है, एक्स्ट्रा वैगेंट माने भी जो एक्स्ट्रा खर्च करे उसे एक्स्ट्रा वैगेंट कहते हैं। क्लियर। चाहे जो भी कह दो, अब क्वेश्चन आने से तैयार हो गया। आगे है इफिशियंट माने क्या होता है, कुशल, तो आप इसका चाहे एक्सपर्ट कह दो चाहे स्किलफुल कह दो, SKIL या FUL, स्किलफुल या एक्सपर्ट, EXPERT। क्लियर। लैमेंट माने क्या होता है, बिलाप, तो बिलाप या पश्चाताप, रोना धोना सब एक ही है, आप इसको रिपेंट कर दो। रिपेंट माने भी पश्चाताप करना, बिलाप करना। क्लियर। अगला राइवल माने प्रतियोगी होता है, राइवल माने क्या होता है, प्रतियोगी, तो इसमें कंपटीटर कह दो, जो प्रतियोगी रहे, COMPETITOR, कंपटीटर, कंपटीटर माने प्रतियोगी। क्लियर। जो कंपटीशन करे कंपटीटर, COMPETITOR, कंपटीटर, COMPE रहेगा, TITOR, कंपटीटर। अगला देखिए, अब आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगला क्वेश्चन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, वह लेटर जिसमें डज नॉट बियर माने बियर में धारण करना या रखना, नेम ऑफ द राइटर लेखक का नाम, जो लेटर लेखक का नाम नहीं धारण करता उसको हम क्या कहते हैं, एनोनिमस। बिल्कुल। एनोनिमस माने होता है अज्ञात,
ANONYMOUS, एनोनिमस लेटर माने अज्ञात, ANONYMOUS, जैसे कोई लेटर लिख दिया किसी के नाम लेकिन अपना नाम ना बताए क्योंकि वो छिपाना चाहे तो एनोनिमस लेटर होता है। तो बहुत से राइटर पहले होते थे कि जैसे किसी राजा के किसी के ऊपर बुराई के बारे में कोई रचना लिख दे, कविता लिख दे, कुछ भी, तो उसमें अपना नाम नहीं देते थे क्योंकि पता चल जाएगा तो बाद में राजा उनको दंड भी करवा सकता है, तो उसको एनोनिमस राइटर भी कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे। चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिस बच्चे के माता पिता मर गए उसको हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, ऑर्फन, ORPHAN। जैसे टॉम सॉयर वाज एन ऑर्फन बॉय, उसके माता पिता मर गए थे, मौसी पाल पोषण की थी। चलिए आगे देखते हैं। ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, जो बीमारी विशाल क्षेत्र में फैले उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक, बिल्कुल, EPIDEMIC, एपिडेमिक। अगर वह पूरे विश्व या वर्ल्ड या कॉन्टिनेंट में फैल जाए तो क्या कहेंगे? मतलब पैंडेमिक। कोरोना वायरस इज ए पैंडेमिक डिजीज। क्लियर? अगला देखते हैं कैरियर। कैरियर माने प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन, बिल्कुल। और दूसरा कैरियर, हाँ, साइकिल का कैरियर कह दो, या कैरियर माने ढोना। कैरियर माने ढोना या ले जाना, तो कैरियर माने ढोने वाला। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम, ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं हम लोग। भारत एक महान देश है, चलिए लिखिए इसको, आप जो लोग किए हो मिला लो। भारतवर्ष एक महान देश है, तो लिखियो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। भारतवर्ष मतलब है भारत, इंडिया। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इसका अतीत, इट्स पास्ट, पास्ट माने अतीत या भूतकाल, इट्स पास्ट, ठीक है, इज वेरी ग्लोरियस, शानदार रहा है या शानदार है, इज भी कह सकते हो, हैज बीन भी कह सकते हो, दोनों चल जाएगा। इट्स पास्ट इज वेरी ग्लोरियस। क्लियर? GLORIOUS, इज भी लगा सकते हो, हैज बीन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रहा है तो आज भी तो है, इज भी लगा सकते हो मौके पे। क्लियर? हैज बीन भी लगा सकते हो, यहाँ इज भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम है नहीं इसलिए प्रेजेंट इज, इससे भी काम चला सकते हैं। क्लियर? इट्स पास्ट इज वेरी ग्लोरियस या इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, दोनों सही है। क्लियर? चलेगा। हाँ, विदेशी आक्रमणकारियों ने, तो लिख दो फॉरेन इन्वेडर्स। सब्जेक्ट क्या? फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन इन्वेडर्स, INVADERS, फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स, FOREIGN, फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन इन्वेडर्स, INVADERS, हाँ, ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। ट्राइड टू राब दिस कंट्री, ट्राइड, TRIED, टू राब, ROB, दिस कंट्री, ठीक ना, ट्राइड टू राब, ROB, दिस कंट्री, फुल स्टॉप, इसकी संस्कृत तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। तो लिखो, सब्जेक्ट लिख लो दे, क्योंकि आक्रमणकारियों के लिए दे लगेगा, सब्जेक्ट के बिना वाक्य बनेंगे नहीं। दे ट्राइड टू एबोलिश, एबोलिश माने मिटाना, वही समाप्त करना। दे ट्राइड टू एबोलिश इट्स कल्चर, एबोलिश इट्स समाप्त करने या मिटाने का प्रयास किया। क्या किया? दे ट्राइड टू एबोलिश इट्स कल्चर, इसकी संस्कृत को, ठीक है। अब क्या क्या है मतलब, तथा इसके ज्ञान विज्ञान को। क्लियर? हाँ, कामा करके लिखो, नॉलेज एंड साइंस, ज्ञान विज्ञान मतलब हाइफन का मतलब एंड का सेंस रहता है, यहाँ एंड लगाना बीच में, तो बीच में पहले ना लगाओ, कोई जरूरत नहीं। इट्स कल्चर, कामा नॉलेज एंड साइंस, ठीक है ना, बस हो गया, फुल स्टॉप। परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, ठीक है। बट, ठीक है, बट, हाँ लिखा, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस, बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस, SACRIFICE, सेक्रीफाइस एंड लवर्स ऑफ द कंट्री, देश प्रेमी, देश प्रेमी मतलब लवर्स ऑफ द कंट्री। क्लियर? या कंट्री लवर्स भी कह सकते हो, तब आप हटाना चाहो तो।
बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस एंड लवर्स ऑफ द कंट्री, कामा दे कुड नॉट सक्सीड, वे सफल नहीं हुए, दे कुड नॉट सक्सीड, लवर्स ऑफ द कंट्री, सेक्रीफाइस एंड लवर्स ऑफ द कंट्री, बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस एंड लवर्स ऑफ द कंट्री माने होगा देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण। क्लियर? बलिदान और बहादुरी, सेक्रीफाइस एंड ब्रेवनेस। देखिए इसका जो है थोड़ा सा और आप एक तरीके से और लिख सकते हो, हाँ, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण, तो इसका होगा बट बिकॉज ऑफ द, जो बताया आपको, बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस एंड लवर्स ऑफ द कंट्री, मतलब बलिदान और देश प्रेमियों के कारण, तो मतलब जो बलिदान करेंगे तो बहादुरी रहेंगे, लेकिन बहादुरी का अगर लिखना ही चाहो तब आपको दूसरे तरीके से इस तरह थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी, ठीक है ना, ऑफ कंट्री लवर्स तब लिखना पड़ेगा, लवर्स ऑफ द कंट्री तब नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि लिखने के लिख सकते हो लेकिन अच्छा वाक्य थोड़ा नहीं माना जाएगा थोड़ा देखने में, तो बट बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ कंट्री लवर्स। क्लियर? या ऑफ द लवर्स ऑफ द कंट्री, सही वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेक्रीफाइस के बाद एंड ब्रेवरी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, तो कोई गलती नहीं है, हमारे कहने का मतलब ये है। क्लियर? ठीक, सेक्रीफाइस के बाद अगर चाहो तो एंड ब्रेवरी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेक्रीफाइस जो करेगा बहादुरी रहेगा, देश से प्रेम कर रहा है। क्लियर? उसके बाद कामा करके वे की अंग्रेजी लिखो, दे कुड नॉट सक्सीड, दे कुड नॉट, बट बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, अब उसके बाद चाहे तो एंड ब्रेवरी लिख दो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी, एंड लवर्स ऑफ द कंट्री का दो, या एंड द कंट्री, ठीक है, लवर्स, ठीक ना, ऑफ कंट्री लवर्स कर दो, ऑफ कंट्री लवर्स, ठीक, बट बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ कंट्री लवर्स या ऑफ द लवर्स ऑफ द कंट्री, जैसे भी लिखो, ठीक ना। दे कुड नॉट सक्सीड, वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्लियर? तो आज भी कहेंगे, देखो इवन टुडे, इवन टुडे, बात पे जो देने के लिए इवन लगता है, काम कर दो, इवन टुडे, देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। देयर इज नो लैक ऑफ एनीथिंग, देयर इज नो लैक ऑफ एनीथिंग, लैक माने कमी, इवन टुडे कामा देयर इज नो लैक ऑफ एनीथिंग, या ऐसे भी कह सकते देयर इज नो लैक ऑफ एनीथिंग इवन टुडे, तब भी सही है, तब कामा नहीं लगेगा, ठीक ना, दोनों सही है। यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, ठीक है ना, तो चलिए इसकी अंग्रेजी को, इफ द पॉपुलेशन, यदि जनसंख्या, कामा करके लिखो, ग्रोइंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स, दिन दूना रात चौगनी बढ़ना मुहावरा इसके लिए बताया गया था, बाय लीव्स एंड बाउंड्स, ग्रो, तो इफ द पॉपुलेशन कामा ग्रोइंग, ग्रोइंग माने बढ़ती हुई, GROWING, ग्रोइंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स माने दिन दूना रात चौगुना बढ़ना, ग्रोइंग बाय BY लीव्स LEAPS एंड बाउंड्स, ग्रोइंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स, बाय लीव्स एंड बाउंड्स माने दिन दूना रात चौगुना, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ना। क्लियर? बाय लीव्स एंड बाउंड्स कामा इज कंट्रोल्ड, नियंत्रण हो जाए मतलब इज कंट्रोल, नियंत्रित हो जाती है, इज कंट्रोल्ड हो गया, कंट्रोल्ड कामा, ठीक है, तो लिख लिया आगे, द कंट्री विल बी प्रॉस्परस अगेन, तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी द कंट्री, तो के लिए कामा लगा दो, फिर द कंट्री विल बी प्रॉस्परस अगेन, द कंट्री विल बी प्रॉस्परस, स्पेलिंग लिखो PROSPEROUS, प्रॉस्परस अगेन, एडिशन वाले पार्ट में आया था, कक्षा 10 पढ़े थे आप, प्रॉस्परस हो गया था, बाद में नौकरी पा गया था, PROSPEROUS, प्रॉस्परस अगेन, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है, तो लिखो इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण किसके लिए लिखो, ENVIRONMENT, ENVIRON, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन जानी रहो, POLLUTION, इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या, इज ए बिग प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम, इस ओर
प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने का आवश्यकता है। क्लियर? इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। इसकी अंग्रेजी लिखिए, एवरी कंट्री लविंग सिटीजन, देश प्रेमी नागरिक की अंग्रेजी एवरी कंट्री लविंग सिटीजन, पहले सब्जेक्ट लिखो, एवरी कंट्री लविंग सिटीजन माने प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक, इज नीडेड को आवश्यकता है, इज नीडेड भी लिख सकते हो या नीड्स भी लिख सकते हो, नीड्स लिखोगे तो इज नहीं लगेगा। क्लियर? इज नीडेड या नीड्स टू बी अवेयर, जागरूक होने के लिए, टू बी अवेयर टुवार्ड्स इट माने इस ओर, टुवार्ड्स इट, और या तरफ के लिए टुवार्ड्स होता है, टुवार्ड्स इट। हाँ, आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लिखो, देयर इज ऑलवेज ए नीड, हमेशा आवश्यकता है, देयर इज ऑलवेज ए नीड, ठीक है, देयर इज ऑलवेज ए नीड। क्लियर? देयर इज ऑलवेज ए नीड टू बिकम, टू खाली लिखो, टू प्रमोट माने बढ़ावा देना, देयर इज ऑलवेज ए नीड टू प्रमोट, हाँ, म्यूचुअल ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा कहिए, म्यूचुअल माने आपसी या पारस्परिक, टू प्रमोट म्यूचुअल, क्लियर, ब्रदरहुड आपसी भाईचारा, क्लियर, एंड फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, मेल जोल की भावना कहिए, एंड फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, ठीक है ना, ये अलग शब्द है, मेल जोल की भावना, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस माने होता है साथपन की, यानी मेल जोल की। अब देखिए उसके बाद फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, टुगेदर लिख के नेस जोड़ दो। भारत एक महान देश था, लिखा इंडिया वाज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया वाज ए ग्रेट कंट्री, कामा आज भी है, इसकी अंग्रेजी को इट इज इवन टूडे, सब्जेक्ट इट लगेगा, बात पर जो दिन, इंडिया वाज ए ग्रेट कंट्री, कामा इट इज इवन टूडे, आज भी है अंग्रेजी, यानी यह आज भी है, उसके इट इज इवन टूडे, एंड और क्या अंग्रेजी को, एंड और सदैव रहेगा, एंड इट विल ऑलवेज रीमेन सो, एंड इट विल ऑलवेज रीमेन, REMAIN, रीमेन सो, यस ओ, यह सदैव रहेगा, मतलब यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, एंड इट विल ऑलवेज रीमेन सो। इस तरह से ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है और अगले वीडियो में हम आपको अगला इंपॉर्टेंट सेट हल कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटी दबा लें ताकि टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।